हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट CSIR नेट एग्जाम के लिए हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज चल रही है और ये हमारी वीडियो नंबर 23 है। इससे पहले 22 वीडियोज हो चुकी हैं एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काफी टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पहली 22 वीडियोज नहीं देखी है तो एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 23 तक बन जाएगी और आगे भी पूरी बनती रहेगी। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि हमने दिसंबर 2023 से लेके और दिसंबर 2016 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कर लिया था। लगभग 38 क्वेश्चंस थे जिनका हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा और इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑफ टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपका कोई भी नॉन इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है, गेट के लिए, PGT या फिर किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री एंड यहाँ पे आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे बड़ी ही अफोर्डेबल फीस के साथ। तो स्टूडेंट आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जून 2016 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड ग्लोबिन चेन हेम ग्रुप ऑन एक्सपोजर टू O2, अगर हेम ग्रुप का एक्सपोजर हो जाएगा O2 के साथ तो आपको आयरन ऑक्सीजन स्पीसीज मिलेगा जिसका नाम मैंने आपको बताया था हीमाटीन। लास्ट क्लास में भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहां पे क्या बन जाता है स्टूडेंट? हीमाटीन बन जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। Fe+3O यहां पे आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका एज अ ब्रीजिंग लिगेंड के तौर पे काम यहां पे करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा होगा वहां पे भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। यहां पे जो GD आप देख रहे हैं, GD इसका यूज किया जाता है MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट के तौर पे। ये मैंने आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था। ए का 3 आएगा और ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो GD का यूज किया जाता है MRI एजेंट के तौर पे। AU का यूज किया जाता है आपका फोर्थ, देखिए आर्थराइटिस्ट में इसका यूज किया जाता है ना। एंड आपका C का यूज, प्लेटिनम का यूज किया जाता है। सिस प्लेटिनिन एंटी कैंसर ड्रग होती है कैंसर के लिए। और D जो आप देख पा रहे हैं, लिथियम का यूज किया जाता है मानिक डिप्रेशन के लिए, इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। लास्ट क्लास में इसके बारे में भी मैंने आपको रेफरेंस दिया था। Correct combination of number and size of ring present in the metal ion porphyrin complex ना, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के बीच में ये रहा। तो स्टूडेंट मैंने ये बताया था चिलेशन के बाद 4-6 मेंबर की रिंग की फॉर्मेशन होती है। चिलेशन के बाद 4-6 मेंबर की रिंग की फॉर्मेशन होती है और चिलेशन से पहले ही 4-5 मेंबर की रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं पोरफायरिन के अंदर। क्या आएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूं, मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए दिस इज पोरफायरिन। यहां पे आप देख सकते हैं जैसे ही मेटल के साथ चिलेशन हुआ 1 2 3 4 6 मेंबर की रिंग की फॉर्मेशन हो गई। और विदाउट चिलेशन 1 2 3 4 आपका 5 मेंबर की रिंग पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। तो आफ्टर चिलेशन अगर आपसे पूछा जाए 4-5 मेंबर की रिंग पहले से एग्जिस्ट करती हैं, 4-6 मेंबर की ड्यू टू चिलेशन एग्जिस्ट करेगी पोरफायरिन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 4 यहां पे 5 मेंबर की और 4 ही यहां पे आपको 6 मेंबर की रिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4, बायोलॉजिकल फंक्शन बताइए साइटोक्रोम P450 का एंड मायोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है टिश्यू के अंदर, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। मायोग्लोबिन कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर होता नहीं है, इसलिए इसको हटा दीजिए। O2 का स्टोरेज करता है मायोग्लोबिन टिश्यू के अंदर, ये सही है। उसके बाद साइटोक्रोम P450 क्या करता है? अल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हैं। डीऑक्सी हीमोसाइनिन की अगर हम बात करें, है ना, डीऑक्सी हीमोसाइनिन जहां पे कॉपर मेटल प्रेजेंट होती है, डीऑक्सी फॉर्म है, ऑक्सी फॉर्म नहीं है, डीऑक्सी फॉर्म, तो वहां पे कॉपर +1 में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकल के आती है, ये आपका कॉपर 1 हो गया, यहां पे भी आपका कॉपर 1 हो गया, यहां पे 3 हिस्टाडीन यूनिट लगी हुई होती है ना, यहां पे भी 3 हिस्टाडीन यूनिट लगी हुई होती है, यहां पे भी आपका हिस्टाडीन और ये हिस्टाडीन आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो दिस इज डीऑक्सी हीमोसाइनिन। ये क्या होता है आपका? डीऑक्सी हीमोसाइनिन। ये कॉपर से नहीं, हिस्टाडीन हिस्टाडीन से जुड़ा हुआ होता है भाई। यहां ऐसे ऐसे आप दिखाइए इसको, यस। तो यहां पे ये कह रहे हैं अगर कॉपर +1 है, कॉपर +1 का मतलब होता है D10, और D10 का मतलब होता है कि वो डायामैग्नेटिक भी होगा और वो कलरलेस भी होगा। इसलिए ये देखिए, ये जो बोला गया है डीऑक्सी हीमोसाइनिन, ये कलरलेस भी होगा और ये डायामैग्नेटिक नेचर का भी होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन द रेजोनेंस रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी O2 की फ्री ऑक्सीजन की होती है आपका 1580। देखिए O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है स्टूडेंट, वो आपका 2 होता है ना, इसलिए जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो 1580 है। अब ये कह रहे हैं जो O2 आपका ऑक्सीमायोग्लोबिन में होता है उसके बारे में बताइए। स्टूडेंट, ऑक्सीमायोग्लोबिन के अंदर वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर आपका कम हो जाता है ना, और यहां पे जो वैल्यू आती है वो 1150 के आसपास मैंने एक्सप्लेन की थी, तो ये आपका 1100 के आसपास आएगी। मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 4। दैट इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर O2 जो होता है वो बेसिकली आपका सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है ना, वो आपका सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे कुछ क्या गिवन है आपको? मेटलोप्रोटीन्स गिवन और उनके बायोलॉजिकल फंक्शन गिवन है, तो आपको मैच द कॉलम करना है। तो आइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का कैरियर करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन कैरियर है नहीं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, यस, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, यस। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या कॉपर मेटल प्रेजेंट होती है? नहीं, हीमोग्लोबिन के अंदर आपका आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। ए का क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ए का आपका 6th आ जाएगा, ए का 6th। ठीक है। हीमोसाइनिन की बात मैं कर लेता हूं। हीमोसाइनिन का काम भी क्या होता है? ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्ट करना होता है, बट हीमोसाइनिन के अंदर आपका कॉपर मेटल प्रेजेंट होती है ना। हीमोसाइनिन के अंदर आपका कॉपर मेटल प्रेजेंट होती है। वैसे तो आपका 2 से ही आंसर निकल आएगा, अब देख लीजिएगा चाहिए। ए का 6th देखिए कहां पे आ रहा है, ए का 6th इस ऑप्शन में भी आ रहा है और ए का 6th इस ऑप्शन में भी आ रहा है, और डी का 3 देखिए कहां पे आ रहा है, तो डी का 3 यहां पे आ रहा है और यहां पे डी का 2 आ रहा है, इसलिए इसको हटा दीजिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ए का क्या आएगा स्टूडेंट? 6th, क्योंकि यहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखो बी का क्या आ जाएगा? 1st। साइटोक्रोम बी क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है और इसके अंदर आयरन मेटल पाई जाती है। और सी का क्या आ जाएगा आपका? 4th। ये बेसिकली ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन शो करते हैं और विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम आ गए हैं। क्या कहा गया है? बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो अनहाइड्रेज क्या करता है? CO2 को कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ही बिल्कुल सही है। CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, उसका हाइड्रोलिसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा भाई, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आयरन और नाइट्रोजन पोर्फायरिन की बात की जाए, ये नाइट्रोजन कहां से आ गया? हिस्टाडीन वाला। बॉन्ड डिस्टेंस इन डीऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। स्टूडेंट, जब हम डीऑक्सी फॉर्म की बात करते हैं ना, तो यहां पे आयरन +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब हम ऑक्सी फॉर्म की बात करते हैं आयरन +3 में एग्जिस्ट करता है। और आप सभी को पता है अगर कटायन का साइज इंक्रीज होगा, है ना, मतलब कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो उसका साइज डिक्रीज करेगा। इसका जो साइज है वो ज्यादा होता है और इसका जो साइज है वो कम हो जाता है। इसलिए डीऑक्सी फॉर्म में जब आप देखेंगे जो आयरन
होता है वो बेसिकली, अगर आपके पास मान लीजिए ये आपका पोरफायरिन सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा कुछ, तो आयरन थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलता है यहाँ कुछ, है ना भाई। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये पोरफायरिन वाला नाइट्रोजन है ना कि हिस्टाडीन वाला, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नाइट्रोजन पोरफायरिन वाला है। तो ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर आपको देखने को मिलेगा, किसमें, डीऑक्सी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा होता है, ये जो कैविटी होती है इसके बीच में, वहां पे परफेक्टली फिट नहीं हो पाता है, इसलिए डीऑक्सी फॉर्म में आप देखेंगे आयरन और नाइट्रोजन पोरफायरिन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन में वो आपका कंप्लीटली फिट हो जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे 2.1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका 2.0 दिखाई दे रहा है, यहाँ दोनों सेम हो नहीं सकते, और डीऑक्सी वाले का कम नहीं होता, डीऑक्सी वाले का डिस्टेंस ज्यादा होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ मेटल आयंस एंड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड इमिडाजोल रिंग्स ऑफ हिस्टाडीन इन द एक्टिव साइट ऑफ ऑक्सी हिमोसाइनिन। यस स्टूडेंट, ऑक्सी हिमोसाइनिन कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात पक्की है। तो ऑक्सी की बात जब करोगे, 2 कॉपर +2 में तो नहीं रहने वाले, हटा दीजिए, 2 कॉपर +2 में देखने को मिलेंगे। एंड यहां पे आपको जो इमिडाजोल रिंग्स है वो कितनी दिखाई देंगे आपका? वो 6 ही होती हैं भाई। क्या होती हैं वो? 6 ही होंगी, वो कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखिए जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी इसी से रिलेट कर लीजिएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। रहा बस यहाँ पे क्या होता है, जब ऑक्सी फॉर्म की बात करते हो तो यहाँ पे आपका क्या है, ये परऑक्साइड की फॉर्म में आके ऐड हो जाता है, बस इतना सा काम होता है आपका। ठीक है जी, आई बात समझ में आप सभी को? ओके, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमारा आज क्या होगा कि जब हम ऑक्सी फॉर्म की बात करते हैं तो कॉपर +2 एग्जिस्ट करेंगे, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम आएगा 6। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं भाई, पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन इन मैक्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ द बिलोंग। हेम में कौन सी पोरफायरिन रिंग पाई जाती है? को एंजाइम B12 के अंदर आपका कोरीन रिंग पाई जाती है, कोरीन रिंग। और क्लोरोफिल के अंदर क्लोरीन रिंग पाई जाती है, क्लोरीन रिंग इसको बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो कंजुगेशन होता है वो हेम ग्रुप पोरफायरिन रिंग के अंदर होता है। इसलिए देखो इसको हटा दीजिए एंड इसको हटा दीजिए, सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन किसमें होगा? पोरफायरिन में। उसके बाद क्लोरीन के अंदर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं इसकी कि कैसे ये चीज आपका काम करती है। पहली बात तो ये देख लीजिए भाई, ये आपका पोरफायरिन है, ये कोरीन है, और इनमें दोनों में कॉन्जुगेशन पोरफायरिन में होता है। दूसरी बात अभी यहाँ पे एक और मैंने बताई होगी, क्लोरीन करके भी बताया होगा, तो दिस इज क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा जो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन वो पोरफायरिन में, फिर क्लोरीन में, और कोरीन में सबसे कम होता है। क्या होता है जी? कोरीन में सबसे कम होता है। तो क्या करेक्ट आंसर आ गया होगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12, the number of histidine amino acid nitrogen atom coordinated to bimetallic active site of the hemocyanin and oxyhemerythine। ठीक है, तो हीमोसाइनिन का जस्ट अभी डिस्कशन हुआ है। हीमोसाइनिन में आप क्या देखने को मिलेगा कि ये जो कॉपर है ये आपका +2 हो चुका होगा, ये जो कॉपर है वो आपका +2 हो चुका होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में आके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 हिस्टाडीन लगे हुए होंगे, एंड यहाँ पे भी आपका 3 हिस्टाडीन यूनिट लगे होंगे। दिस इज ऑक्सी हीमोसाइनिन। ये आपका ऑक्सी हीमोसाइनिन होता है। समझ में आ रही है बात? इसको इससे करेक्ट कर दीजिए। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, ऑक्सी हीमोसाइनिन के अंदर नंबर ऑफ हिस्टाडीन बताइए कितने होंगे? तो कितने होंगे? एक कॉपर पे भी 3, दूसरे कॉपर पे भी 3, तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। उसके बाद जब आप हेमरेथीन की बात करते हैं ना, ऑक्सी हेमरेथीन की, तो क्या होता है, अगर मैं आपको ऑक्सी हेमरेथीन की स्ट्रक्चर दिखाता हूं ताकि आप उसको रिलेट कर पाए, समझ पाए, आइए समझिएगा। तो दिस इज, अगर मैं यहां पे आपको दिखाता हूं ऑक्सी हेमरेथीन, दिस इज ऑक्सी हेमरेथीन। यहां पे आप देख सकते हैं एक आयरन पे 2 हिस्टाडीन यूनिट लगे हुए होते हैं और एक आयरन पे 3 हिस्टाडीन यूनिट लगे होते हैं। तो एक पे 2 और एक पे 3, है ना। तो एक पे क्या आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे एक पे 2 आ जाएगा और एक पे आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 नहीं होंगे, है ना। एक हेक्सा, वैसे तो ऑक्सी वाले तो दोनों हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होते हैं, बट हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होने का रीजन ये होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई, याद रखने वाला है टोटली, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर मर्क्यूरी एज एन एनवायरमेंट पोल्यूटेंट के तौर पे। तो स्टूडेंट जापान में एक बहुत बड़ा ये हुआ था, डिजास्टर हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। मर्करी कंटेनिंग इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट रिलीजेस कोज्ड मिनामाटा डिजास्टर। तो ये भाई जापान देश में आपका हुआ था, है ना। एग्जैक्ट ईयर मुझे ध्यान नहीं है, 1950 या कब हुआ था पता नहीं। मिनामाटा डिजास्टर हुआ था, उसमें क्या था, जो मरकरी था, है ना, इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट, वो आपका रिलीज हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे मतलब काफी ज्यादा वहां पे देखने को मिला था कि पोल्यूशन वहां पे काफी ज्यादा हो गया था। तो सी तो पक्का ठीक है। इसलिए थायोल ग्रुप ऑफ सिस्टीन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर मर्करी, ये बात बिल्कुल सही था। तो वहां पे जो सिस्टीन अमीनो एसिड्स थे वो आपका मर्करी के साथ काफी अच्छी बाइंडिंग कैपेसिटी रखते हैं, तो बी भी आएगा, इसलिए इसको हटा दीजिए। और स्टूडेंट यहाँ पे ए भी आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी। कार्बा आयनाइन आयोनिक बायोमेथाइलिन कन्वर्ट्स इनटू MEHG पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मिनामाटा डिजास्टर ये जापान देश में हुआ था। आप इसको इंटरनेट पे और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भाई। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑक्सीजन बाइंडिंग, सबसे पहले डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात है और फिर डीऑक्सी मायोग्लोबिन की बात है। स्टूडेंट जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो पीएच पे डिपेंड करता है और मायोग्लोबिन वाला नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो, पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, पीएच पे डिपेंड करेगा। ये कह रहा जी पीएच इंडिपेंडेंट, हटा दीजिए। पीएच इंडिपेंडेंट हटा दीजिए, पीएच पे डिपेंड करता है। ये कह रहा जी पीएच इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। पीएच इंडिपेंडेंट बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं भाई डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, अगर आप कर्व देखेंगे वो सिग्मा डोनियल टाइप की कर्व आती है, लेकिन मायोग्लोबिन में हाइपरबोलिक टाइप की कर्व आती है। ये आपको प्रॉपर याद करवाया जाता है, प्रॉपर इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। गेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आइए भाई, रेफरेंस के बिना तो भाई बात बनेगी नहीं, रेफरेंस आपको देना काफी जरूरी हो जाता है, जिससे कि आप काफी अच्छे से चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये वाला रेफरेंस दे रहा हूं, तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, मायोग्लोबिन में हाइपरबोलिक टाइप की कर्व आ रही है, और ये देखो हीमोग्लोबिन 7.6 पे आपका क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे पीएच की वैल्यू कम होती है, तो ये देखो पीएच, हीमोग्लोबिन के लिए पीएच का रोल है और मायोग्लोबिन के लिए कोई रोल नहीं है। तो ये बात लिखी हुई है, मायोग्लोबिन में आपका जो है हीमोग्लोबिन राइज टू सिग्माडोनियल कर्व एंड मायोग्लोबिन आपका जो हाइपरबोलिक टाइप की कर्व्स आपको देखने को मिलती है। तो क्या आ जाएगा जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। ऑक्सी हीमोसाइनिन का क्या काम होता है ना? तो भाई ये क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। फर्स्ट का एफ आएगा, फर्स्ट का एफ यहां पे भी है, फर्स्ट का एफ यहां पे भी है, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करता है? ये आपका CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो 2 का सी आएगा, यहाँ पे 2 का सी है, यहाँ पे 2 का बी है, इसलिए इसको हटा दीजिए। ए इज द करेक्ट आंसर। साइटोक्रोम P450 क्या करता है भाई? ये आपका ऑक्सीडेशन करता है एल्कीन का, तो ऑप्शन 3 का डी आ जाएगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए क्या करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर 4 का आपका ए आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में मैं आपको पहली वीडियो में बड़ा अच्छा रेफरेंस दे चुका हूं, दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद और एक जगह क्वेश्चन आएगा आज की वीडियो में ही इसके ऊपर। इफ एंजाइम्स फिक्सेस N2 in plants by evolving H2, the number of electrons and proton associated with that। देखिए जो पहला क्वेश्चन था वहां पे ये पूछा था कि कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बोला गया था वहां पे 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और कितने प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो मैं पहली वीडियो में ही मैंने आपको रेफरेंस दिया था और उसी रेफरेंस का मैं यूज करूंगा यहाँ पे और आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर, पूछा जा सकता है। तो ये देखो N2 की रिएक्शन 8H पॉजिटिव यानी कि 8 प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं। N2 की रिएक्शन 8H पॉजिटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 एटीपी के साथ करवाते हैं। 2 मोल अमोनिया के मिलते हैं और 16 एटीपी जो होता है वो 16 एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
इसको मैं अगेन यहाँ पे लिख सकता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी यहाँ पे देखो पहले 16 एटीपी पूछा, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछ रहा है, और आगे एक और क्वेश्चन आएगा जहां पे फिर से आपसे पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 8 ही प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एट pH 7 जिंक +2 आयन इन कार्बोनिक अनहाइड्रेज रिएक्ट विद CO2 टू गिव। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, पिछली क्लास में भी इसका रेफरेंस आपको दिया गया था कि Zn के ऊपर आप जो ये वाटर देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करता है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है इस CO को। यहां पे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या सिचुएशन नजर आएगी, ये आपका जिंक हो गया है ना, एंड यहां से जब आपका क्या निकल जाएगा, एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके, ये इसके ऊपर O के ऊपर नेगेटिव आ गया और ये आपका डबल बॉन्ड O। ऐसी सिचुएशन आपको नजर आएगी। अब आप अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, सॉरी यस बिल्कुल सही है भाई, यहां पे मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ किया है। देखो जिंक ऑक्सीजन के साथ अटैच है और फिर उस ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन अटैच होता है। तो इसको पता है आप कहां लेके आइए, इसको आप यहां लेके आइए कि ये जो जिंक हो गया, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। क्या जिंक डायरेक्टली CO2 से अटैक करता है क्या? ना 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 ना, ना बताई थी। यस, ऑक्सीजन बीच में आएगा जिंक का ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं होगा, ये OH वाला ऑक्सीडेशन होगा, ये भी नहीं होता। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसका प्रॉपर रेफरेंस चाहिए, वैसे मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस पहले भी बता चुका हूं इसका, अगेन आप नोटिस कर लीजिए इसको, है ना, अगेन आप देख लीजिए, ताकि जितनी बार आप देखेंगे उतना ही अच्छे से ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिंक था, ऑक्सीजन ने अटैक किया, ये वाली कहानी आई और यही आपसे पूछ रहा था। फिर ऑक्सीजन अटैक करता है CO2 का, ये वाला बनता है और यहां से कार्बोनिक एसिड बाहर निकलता है और वापस से यहाँ पे आपका वाटर का मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो भाई, घुमा फिरा के बार बार वही चीजें आपसे पूछी जा रही है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? मोलिबिडेनियम एंजाइम कैन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस द सबस्ट्रेट। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं, करेक्ट आंसर आएगा डी। जो मोलिबिडेनियम 6 है वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन एटम टू सबस्ट्रेट, एंड जो मोलिबिडेनियम 4 है वो करेगा एब्स्ट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होता है एंड उसका रिडक्शन भी पॉसिबल होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 इन हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करता है, मायोग्लोबिन शो नहीं करता। होता बेसिकली क्या कोऑपरेटिव इफेक्ट में, जैसे जैसे भाई पहला ऑक्सीजन ऐड होगा वो मुश्किल, दूसरा और आसान, तीसरा और आसान, ना आसानी बढ़ती जाएगी, तो इसी को कोऑपरेटिव इफेक्ट बोला जाता है। तो ये देख, ये क्या कहता है कि ऐसा होता क्यों है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 इन हीमोग्लोबिन। तो इससे क्या होता है? डिक्रीज इन द साइज ऑफ आयरन फॉलोड बाय द चेंजेस इन द प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशंस। जैसे जैसे ऑक्सीजन आपका आके ऐड होंगे, जो प्रोटॉन के ऊपर है, मतलब जो बेसिकली आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर होता है मायोग्लोबिन का। तो जैसे जैसे एक ऑक्सीजन ऐड आया तो जो प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, एंड जो साइज ऑफ रिंग है, साइज ऑफ आयरन है, वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर साइज डिक्रीज करेगा, वो जो उसके बाहर जो टेट्रामेरिक फॉर्म है वो, तो वहां पे ऑक्सीजन आगे आगे आने वाले ऑक्सीजन इजिली बाइंड करेंगे, इसी को कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 की, हाई डोजेस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट ZnSO4 फॉर द क्योर ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। इससे क्या हो जाता है भाई? इससे क्या हो जाएगा? तो ये बेसिकली क्या करता है? रिड्यूस करेगा मायोग्लोबिन को, ऐसा नहीं है। आयरन को इंक्रीज करेगा ब्लड में, ऐसा भी नहीं है। ये क्या करेगा स्टूडेंट? इंक्रीज कॉपर लेवल इन ब्रेन्स, है ना। अगर आप हाई डोज लेंगे सप्लीमेंट ZnSO4 की जिंक की डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए, तो उससे क्या? कॉपर का मात्रा बढ़ जाएगी, कॉपर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज कॉपर लेवल इन ब्रेन, ये याद रखने वाला है, तो याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 भाई, इसको भी काफी बार पूछा जाता है। पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम विल्सन्स डिजीज। कॉपर के एक्सेस की वजह से ये डिजीज होती है ना। जब कॉपर काफी एक्सेस में हो जाता है तब आपको ये डिजीज देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जब आपका कॉपर एक्सेस में हो जाता है ना, तो लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन
है ना। तो कॉपर स्टोरेज प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है। सेरुलोप्लाज्मिन ये आपका क्या होगा, तो इसमें क्या, इसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो कॉपर के एक्सेस की वजह से ये डिजीज आपको देखने को मिलती है। 21 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं भाई, 22 की बात करते हैं। Oxidized form of enzyme catalase structure A prepared by the reaction of this with H2O2 has green color because, तो इसका ग्रीन कलर क्यों होता है भाई, इसको भी अगर आप देखेंगे कि इसका ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की, वो आपका +3 से आपका +4 में कन्वर्ट हो जाती है ना। इसके पीछे एक मिनट भाई, सॉरी, ये तो होगा ही होगा, लेकिन कलर आने के पीछे रीजन ये नहीं होता। कलर आने के पीछे रीजन ये नहीं होता। कलर आने के पीछे रीजन होता ऑप्शन नंबर बी। यहां पे जो पोर्फायरिन रिंग है इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन ना। यहां पे जो ये पोर्फायरिन रिंग है, इसी ये क्या होता है, इसी की वजह यही ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो ग्रीन कलर आता है ना इसके अंदर, वो पोर्फायरिन रिंग का इज ऑक्सीडाइज हो जाती है 1 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए आपको देखने को मिलता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, पहले भी इसका डिस्कशन हो चुका है। द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ कॉपर +2 टाइप 1 कॉपर प्लास्टोसाइनिन, आपको बताया गया था डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। द मेटल आयंस प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम कोफैक्टर, तो यहां पे भाई आपका आयरन एंड मोलिब्डेनम क्या देखने को मिलता है आपको, आयरन एंड मोलिब्डेनम क्या देखने को मिलती हैं, ये वाली मेटल आयंस प्रेजेंट होती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कोफैक्टर के अंदर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। हेमरेथीन की बात है और पूछ रहा है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देयर आर 2 आयरन सेंटर पर एक्टिव साइट, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 2 आयरन सेंटर होते हैं। बोथ आयरन सेंटर आर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सी हेमरेथीन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे डीऑक्सी हेमरेथीन की बात कर रहा है। अगर ऑक्सी की बात करता तो मेंशन करता। देखिए ऑक्सी में दोनों हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होते हैं, बट डीऑक्सी हेमरेथीन में एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है और एक हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है। तो यही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे बोला गया बोथ के बोथ आयरन आपका हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होंगे। क्या ये आपका डीऑक्सी हेमरेथीन है, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड होगा और एक आपका हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट्स, तो ये जो सारे आप देख पा रहे हैं, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, ये सारे आपका एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं भाई। इन मेटेलो एंजाइम्स मेटल सेंटर्स आर कोवलेंटली लिंक्ड थ्रू द साइड चेन ऑफ अमीनो रेसिड्यू। द करेक्ट सेट ऑफ अमीनो एसिड विच आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी, तो भाई देखो हिस्टाडीन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सिस्टीन काफी देखने को मिलता है, ग्लूटामिक एसिड आपको काफी देखने को मिलता है। इनमें सबसे ज्यादा ये तीनों देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा आपको ये तीनों देखने को मिलते हैं, हिस्टाडीन, सिस्टीन एंड ग्लूटामेट। ठीक है, ये एलालीन नहीं देखने को मिलता, ल्यूसीन नहीं देखने को मिलता, है ना, ये दोनों नहीं देखने को, ये दोनों देखने को मिल जाते हैं, है ना, ये नहीं देखने को मिलता, है ना, ये दोनों भी देखने। तो इसलिए क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। Based on the behavior of metalloenzymes in the enzymes, zinc activated O2 to form peroxide species, तो क्या ये peroxide species की फॉर्मेशन करते हैं। In enzyme, zinc activate water and provide a zinc bound hydroxide। ये स्टूडेंट ये बात हो रही है कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज में क्या होता है, वाटर जो होता है वही क्या करता है, एक्टिवेटेड हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो बी तो आएगा भाई, बी तो आएगा, और बी आ गया तो ए नहीं आएगा, बी आ गया तो ए नहीं आएगा, तो बच गया हमारा आंसर करेक्ट, बी एंड सी। इन ऑक्साइडेज आयरन एक्टिवेट्स O2 टू ब्रेक बॉन्डिंग बिटवीन द 2 ऑक्सीजन। ये बात भी बिल्कुल सही होती है, इसलिए आप इसको हटा सकते हैं। यहां पे बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। Fe+2 porphyrin fail to reversible oxygen transport cannot differentiate CO from O2, है ना। तो however hemoglobin is free from both these pitfalls among following, तो आपको बताना जी क्या बात होती है। तो स्टूडेंट ये देखो, पता है ना क्या होता है, रिवर्सिबल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर हीमाटीन बन जाएगा ना,
हीमाटीन बन जाएगा, तब गड़बड़ आती है। तो उसी को रिलेट करके देखना है। Fe+2 porphyrin undergo mu oxodimer formation. The same is prevented in the case of hemoglobin. तो एक तो ये बात हमें समझ में आ रही है, ए बिल्कुल सही बात है। क्या बना लेगा? हीमाटीन। FeCO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मच लो इन द केस ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन कंपेयर्ड। बॉन्ड का यहाँ पे ऐसा कोई रोल होता नहीं है, ये सी बिल्कुल आपका सही है। FeCO इज लीनियर एंड FeO2 इज बैंड रिकॉग्नाइज्ड बाय हीमोग्लोबिन। तो ये सी भी करेक्ट होगा, डी को हटा दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ए एंड सी, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जो मेट हीमोग्लोबिन होता है वहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। क्या होती है स्टूडेंट? +3। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। यहाँ पे हेमरेथीन के बारे में बात की जा रही है। वन आयरन एटम इज ऑक्सीडाइज, नहीं, दोनों के दोनों आयरन Fe+1 से Fe+2 से Fe+3 बन जाते हैं। बोथ आयरन आर ऑक्सीडाइज। O2 इट बाइंडिंग टू वन आयरन एटम एंड ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन आपका एक ही आयरन से अटैच होता है और उसका दूसरा पार्ट वहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो क्या आएगा भाई आपका? बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है? O2 बाइंड्स टू बोथ आयरन एटम्स, नहीं, एक ही आयरन एटम से अटैच होगा। काफी बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इन फोटोसिंथेटिक सिस्टम redox metalloprotein involved in the electron transfer, cytochrome B, cytochrome BF complex, प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लास्टोसाइनिन से आपको देखने को मिलता है साइटोक्रोम बी में और साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम बीएफ में। टोटली याद रखने वाला भाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है सबसे पहले प्लास्टोसाइनिन, फिर साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम बीएफ। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये पहले भी आ चुका है पहले वाली क्लास में। तो यहाँ पे क्या होता है भाई? कॉपर एंड जिंक। क्या होता है? कौन कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज के अंदर? कॉपर एंड जिंक। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी मैं आपको आज की क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया कैरिड आउट बाय द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी? 8 ही इलेक्ट्रॉन की, 8 ही प्रोटॉन की, 16 एटीपी की। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, अ मेटल आयन रिप्लेस मैग्नीज आयरन 2 इन मैग्नो प्रोटीन विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शन। तो वो कौन कर सकता है? मैग्नीशियम कर सकता है। कौन? मैग्नीशियम। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, यहां पे बात की जा रही है बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन की। तो रुब्रेडॉक्सिन क्या होता है? Fe एंड आपका S0। दिस इज रुब्रेडॉक्सिन। आयरन मेटल कितने प्रेजेंट होंगे? एक आयरन एटम होगा। सल्फर ब्रिज 0 होंगे और सिस्टीन यहाँ पे 4 होंगे। इसकी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। Fe यहाँ पे एक सिस्टीन, इसी प्रकार यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, तो विटामिन B12 के अंदर कौन सा लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट होता है? दैट इज कोरीन प्रेजेंट होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 और लास्ट क्वेश्चन है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है? जिंक +2 और हाइड्रोलिसिस करता है CO2 का। तो ये कौन करता है? ये तो अनहाइड्रेज करता, बट पेप्टाइडेज की बात कर रहे हैं तो जिंक +2 होगा एंड हाइड्रोलिसिस पेप्टाइड बॉन्ड। क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये थी हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर की क्लास नंबर 2। अब हमारे सारे के सारे 76 प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इतना कर लोगे, क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आने वाला है, इनसे अलग कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर अलग आएगा तो वो सभी के लिए ही अलग होगा। स्टूडेंट, वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। कोर्स के बारे में जरूर बताएं बाकी स्टूडेंट्स को, है ना। कंटेंट के बारे में जरूर बताएं बाकी स्टूडेंट्स को। इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।